किला की प्राचीर से देश को संबोधित किया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने विकास, आत्मनिर्भरता, मैन्युफैक्चरिंग, युवाओं और 2047 के विकसित भारत की बात की। लेकिन प्रधानमंत्री जब भारत की आर्थिक यात्रा का जिक्र कर रहे थे, उसी दौरान इसी भाषण में एक ऐसा शब्द फिर सुनाई दिया जो करीब 13 साल पुरानी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मुश्किल तस्वीर की याद दिलाता है। वो शब्द है फ्रेजाइल फाइव, यानी कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाएं। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय पूरी दुनिया ने भारत को फ्रेजाइल फाइव में डाल दिया था, लेकिन पिछले 12 वर्षों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। अब सवाल है कि आखिर ये फ्रेजाइल फाइव था क्या, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया? भारत को इसमें क्यों रखा गया था? क्या भारत वाकई उस समय आर्थिक संकट के कगार पर था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2013 के उस भारत और 2026 के इस भारत के बीच सचमुच इतना बड़ा बदलाव आया है कि उस पुराने टैग का जिक्र आज राजनीतिक और आर्थिक उपलब्धि के प्रतीक के तौर पर किया जा सके? सबसे पहले तो यह समझते हैं कि जिस फ्रेजाइल फाइव का जिक्र पीएम ने किया, उसका मतलब क्या है। दरअसल फ्रेजाइल फाइव कोई आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा बनाया गया संगठन नहीं था। ना संयुक्त राष्ट्र का कोई समूह, ना आईएमएफ की कोई औपचारिक कैटेगरी और ना ही विश्व बैंक की कोई सदस्यता। यह शब्द 2013 में अमेरिकी निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली के एक विश्लेषण से लोकप्रिय हुआ। इसमें 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं को ऐसे देशों के तौर पर देखा गया जो विदेशी पूंजी के प्रवाह पर काफी निर्भर थी और अचानक वैश्विक वित्तीय परिस्थितियां बदलने पर ज्यादा दबाव में आ सकती थी। ये 5 देश थे भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मतलब यह नहीं था कि ये 5 देश दिवालिया होने वाले थे। असली चिंता थी अगर विदेशी निवेशक अचानक अपना पैसा निकालने लगे तो इन देशों की करेंसी, विदेशी मुद्रा भंडार और बाहरी भुगतान की स्थिति पर कितना दबाव पड़ेगा। और 2013 में यही डर अचानक वास्तविक संकट जैसा दिखने लगा था। दरअसल 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ब्याज दरें बेहद कम रखी और बड़ी संख्या में पैसा सिस्टम में डाला। इसका फायदा उभरते हुए देशों को भी मिला। विदेशी निवेश भारत जैसे देशों में आया, लेकिन 2013 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने संकेत देना शुरू कर दिया कि वो अपने आर्थिक प्रोत्साहन यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग को धीरे धीरे कम कर सकता है। इसे कहा गया टेपरिंग। इसे कहा गया टेपरिंग। और बाजार में एक सीधा सवाल उठा, अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी और वहां निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलेगा तो पैसा भारत जैसे उभरते बाजारों में क्यों रहेगा? नतीजा, विदेशी पूंजी पर दबाव बढ़ा, रुपये पर दबाव बढ़ा और भारत की बाहरी आर्थिक कमजोरियां अचानक दुनिया के सामने ज्यादा साफ दिखाई देने लगी। इसी दौर को बाजार की भाषा में टेंट्रम कहा गया। आरबीआई के मुताबिक भी 2013 का यह दौर ऐसा था जब वैश्विक वित्तीय परिस्थितियां में बदलाव का भारत पर बड़ा असर पड़ा। बाद के वर्षों में आरबीआई अधिकारियों ने 2013 के टेपर टेंट्रम को भारत की बाहरी कमजोरियों के संदर्भ में याद किया। अब सवाल है कि आखिर भारत को फ्रेजाइल क्यों माना गया? तो इसके पीछे एक नहीं कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर आसान भाषा में इसे समझें तो भारत विदेशों से बहुत सारी चीजें खरीदता है। सबसे बड़ा उदाहरण कच्चा तेल है। इसके अलावा सोना और कई दूसरी चीजों पर भी आयात होता है। दूसरी तरफ भारत जितना सामान और सेवाएं विदेशों को बेचकर कमाता है, उससे ज्यादा भुगतान कई बार विदेशों को करना पड़ता है। यह अंतर अगर बड़ा हो जाए तो उसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। 2012-13 के दौरान भारत का चालू खाता घाटा बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। आरबीआई के आंकड़ों में 2012-13 के लिए चालू खाता घाटा करीब 87.8 अरब डॉलर दर्ज हुआ था। वर्ल्ड बैंक के उस दौर के आंकड़ों में भारत की आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ती दिखाई देती है और चालू खाता घाटा चिंता का विषय बना हुआ था। यानी भारत को बड़ी मात्रा में डॉलर चाहिए थे
और अगर विदेशी निवेश का पैसा आना कम हो जाए या बाहर जाने लगे तो डॉलर की कमी का दबाव रुपए पर पड़ सकता था, और हुआ भी यही। आरबीआई के आंकड़ों में 2013 के दौरान रुपए के विनिमय दर में भारी कमजोरी दिखाई देती है। बाद के आरबीआई आंकड़ों में भी 2013 के आसपास रुपयों की औसत विनिमय दर और बाहरी क्षेत्रों की स्थिति उस दौर के दबाव को दर्शाती है। उस समय भारत कई मोर्चों पर दबाव में था। आर्थिक विकास की रफ्तार कम हो रही थी, महंगाई चिंता का विषय थी, निवेश का माहौल कमजोर पड़ रहा था, नीतिगत अनिश्चितता को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, और सबसे अहम, विदेशी पूंजी पर निर्भरता ज्यादा महसूस हो रही थी। इसलिए फ्रेजाइल 5 शब्द ने इतनी चर्चा पैदा की। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। फ्रेजाइल 5 का अर्थ फेल्ड 5 नहीं था। भारत की अर्थव्यवस्था तब भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से थी। समस्या यह थी कि बाहरी झटके के सामने उसकी कमजोरी ज्यादा दिखाई दे रही थी। अब सवाल है कि फिर भारत इससे बाहर कैसे आया? तो यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। 2013 के बाद भारत ने अपनी बाहरी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर जोर दिया। करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने की कोशिश हुई, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, महंगाई पर नियंत्रण करने की दिशा में कदम उठे, राजकोषीय स्थिति को संभालने की कोशिश हुई, और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतिगत बदलाव भी किए गए। 2014 के बाद सरकार ने कई आर्थिक सुधारों को अपनी आर्थिक कहानी का हिस्सा बनाया। जीएसटी आया, दिवालियापन कानून यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कई क्षेत्रों के नियम बदले, डिजिटल भुगतान का विस्तार हुआ, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर बढ़ा, और भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उस तस्वीर से दूर होती गई जिसमें उसे बाहरी पूंजी के झटकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील माना जाता था। लेकिन यह कहना तकनीकी रूप से सही नहीं होगा कि कोई आधिकारिक फ्रेजाइल 5 क्लब था और भारत ने उसमें से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया। यह एक निवेश विश्लेषण में इस्तेमाल हुआ लेबल था। समय के साथ भारत की आर्थिक स्थिति सुधरी और वो लेवल अप्रासंगिक होता चला गया। 2015 में ही विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति जो है 2013 के मुकाबले काफी बेहतर हो चुकी है, और यही प्रधानमंत्री मोदी का आज का संदर्भ आता है। 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस भारत को कभी फ्रेजाइल 5 में रखा गया था, वही भारत पिछले 12 वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। प्रधानमंत्री ने आज के भाषण में कहा कि रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन और इंटरनेट उपयोग में भी बड़े विस्तार का उल्लेख किया गया। यानी 2013 के भारत की कहानी जहां बाहरी वित्तीय दबाव, महंगाई, करेंसी और निवेशकों के भरोसे को लेकर चिंता से जुड़ी थी, वहीं आज भारत की कहानी मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप और बड़े घरेलू बाजार के इर्द गिर्द बुनी जा रही है। लेकिन सवाल है कि क्या सच में पूरी कहानी इतनी सीधी है? जवाब नहीं, क्योंकि किसी देश की अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक शब्द से नहीं समझा जा सकता। 2013 में भारत की कुछ कमजोरियां वास्तविक थी, लेकिन उसी तरह आज के भारत की अर्थव्यवस्था के सामने भी चुनौतियां हैं। मिसाल के लिए रुपए पर समय समय पर दबाव बना है। वैश्विक तेल कीमतें भारत के लिए आज भी महत्वपूर्ण है। विदेशी पूंजी का आना जाना आज भी बाजार को प्रभावित करता है, और वैश्विक भू राजनीतिक संकट का असर भारत जैसे बड़े आयातक देश पर पड़ सकता है। 2026 में भी तेल कीमतों, रुपए और करंट अकाउंट पर दबाव को लेकर आर्थिक बहस जारी है। रॉयटर्स की हालिया रिपोर्ट में भी 2013 की तुलना करते हुए बताया गया है कि भारत ने पिछले वर्षों में अपनी बाहरी आर्थिक क्षमता मजबूत की है, लेकिन ऊंची तेल कीमतें और धीमे डॉलर प्रवाह जैसी चुनौतियां अब भी महत्वपूर्ण है। यानी भारत 2013 वाला भारत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि भारत अब हर बाहरी संकट से पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। तो अब आखिर में यह समझते हैं कि पीएम मोदी ने आज फ्रेजाइल 5 का जिक्र क्यों किया। तो इसका एक आर्थिक और एक राजनीतिक अर्थ है। आर्थिक अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री भारत की पिछली करीब 1 दशक की आर्थिक यात्रा को एक लाइन में समझाना चाहते थे। कमजोर समझे जाने वाले उभरते भारत से लेकर बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था तक। और राजनीतिक अर्थ भी साफ है।
दरअसल फ्रेजाइल 5 का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से 2013 के भारत की तुलना आज के भारत से की। यानी संदेश था कि जहां एक समय भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया में चिंता थी, वहां आज भारत से दुनिया उम्मीद कर रही है। इसलिए यह शब्द सिर्फ आर्थिक आंकड़ा नहीं है, यह एक राजनीतिक नैरेटिव भी है, क्योंकि फ्रेजाइल 5 शब्द 2018 के बाद प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषण में लंबे अंतराल के बाद 2026 में फिर आया है। तो फ्रेजाइल 5 की कहानी आखिर में हमें यही बताती है कि 2013 का भारत आर्थिक रूप से कमजोर नहीं था, लेकिन उसकी कुछ कमजोरियां बहुत स्पष्ट थी। ऊंचा करंट अकाउंट डेफिसिट, कमजोर रुपया, महंगाई का दबाव, विदेशी पूंजी पर निर्भरता और वैश्विक वित्तीय बदलावों के प्रति संवेदनशीलता। इसलिए मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषण में भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की के साथ फ्रेजाइल 5 में आया। फिर अगले वर्षों में भारत ने अपनी बाहरी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, करंट अकाउंट की स्थिति कई वर्षों में बेहतर हुई, वित्तीय और आर्थिक सुधार हुए, डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ और आज भारत खुद को दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।